ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम 26 जून को बात करने वाले हैं अपना करंट अफेयर सीरीज़ के क्विज नंबर 3 में। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे अपन और चीज़ों को समझेंगे कि पूरा डिटेल भी देखेंगे और कुछ वन लाइनर्स भी देखेंगे, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस भी देखेंगे। और ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड थिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे यूपीएससी में, सीडीएस एग्जाम्स में, सीएपीएफ में आने वाले पेपर्स हैं। उसके अलावा कई सारे छोटे पेपर्स होते हैं जहाँ पे वन लाइनर्स पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी वन लाइनर्स तो पूछते नहीं है। तो उसके इन डेप्थ को भी देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे, बिकॉज द सोर्सेज आर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर्स। सो आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है। तो आज हम 1 से 15 जून के पार्ट 3 अपने वीडियो में देखेंगे कि कैसे कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में हैं और क्या उनका बेसिस है करंट अफेयर्स में रहने का, और कैसे उसके स्टैटिक पोर्शंस भी कनेक्टेड हैं। सो दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, चैनल वेयर यू गेट करंट अफेयर्स डेली एक्सप्लेन पेज डेली ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। सो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। अपन आगे और बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विल बी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। भारत सरकार ने एक एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनाने का उन्होंने बात करा है, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली है। विल बी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूजुअली किसी खास करंट अफेयर्स के क्विजेज या सीरीज में मिलेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई फेल्ट व्हाइल आई वाज रिव्यूइंग। जब मेरे को लग रहा था, तो रिव्यू कर रहा था, तो मुझे खुद को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन लगा। सो द आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जिसके मिनिस्टर कौन है आप बताओ मुझे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ जिसके कौन है, अनुराग ठाकुर जी। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अमित शाह जी। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है, अपन आपको भी पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव। सो जून 2022 पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, इसके आंसर आप सब ने मुझे उम्मीद है दे दिए होंगे। द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस करा है कि एक एयर स्पोर्ट्स अथॉरिटी करके एक इंस्टीट्यूशन बनाने वाले हैं, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ASFI, जो बेसिकली ये जो इंडिया में पैराग्लाइडिंग है, बलूनिंग है ना, जिससे भी रिलेटेड वो सारी इस तरह का एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम बात बोलें कि कई तरह के एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हो ग्लाइडिंग हो गया, फिर पैराशूटिंग हो गया, मोटरिंग हो गया, पावर्ड एयरक्राफ्ट एंड रोटोक्राफ्ट करके जो सारी चीज़ें होती हैं, इसको आज तक गाइडलाइंस नहीं था, इनके गाइडलाइंस नहीं थे, इसको गवर्न करने वाली बहुत चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। सो देयर विल बी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट विल बी डीलिंग विथ ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू व्हाट इन दिस स्पोर्ट्स, इन सारे गेम्स से रिलेटेड। क्योंकि ऐसा मानना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वायलेंट, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइब्रेंट है आई वुड से, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल भी हैं। आने वाले समय में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट बन सकती है। तो इन्होंने ASFI का गठन करा है, जिसको चेयर कौन करेंगे, जो सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के वो, और उसके अलावा 3 मेंबर्स और होंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे और ये क्यों बनाया गया था, कैसा इकोनॉमी सेक्टर है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ASFI जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, सिविल एविएशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि हेड काउंट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हेड काउंट मेथड है एक तरीके का तरीका है, हेड काउंट मेथड जो यूज किया जाता है, इसमें से किसके नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। आपके ऑप्शन हैं एलिफेंट्स, टाइगर्स, कैमल, मंगूज। एक और ऑप्शन फिर से रिपीट कर देता हूँ, एलिफेंट्स, टाइगर्स, कैमल, मंगूज। वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। द राइट आंसर इज एलिफेंट्स। देखिए, अब ये न्यूज़ में क्यों है, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जिसके आप अभी कौन है फिलहाल, भूपेंद्र यादव जी, उनका कहना है कि हम एक ज्वाइंट सर्वे करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि भारत में टाइगर्स का एक अलग सर्वे होता है, जिसमें लास्ट सर्वे जब हुआ था तो 2967 हमारे यहाँ टाइगर्स थे, ऐसा हमने फाइंड आउट करा था, 2967। और एलिफेंट्स की जब हमने बात करी थी तो 29,964 एलिफेंट्स की हमने बात करी थी। तो आज तक होते क्या आया था, दोनों अलग अलग सर्वे होते थे और दोनों का मेथड अलग था। तो इस बार ज्वाइंट सर्वे की बात की जा रही है कि हम एक साथ ही सर्वे करके एक साथ ही दोनों का रिजल्ट देंगे, क्योंकि अलग अलग, एक होता क्या है कि टाइगर का जो है वो 4 साल में एक बार होता है, एलिफेंट्स का 5 साल में एक बार होता है। तो ये जो मिसमैचेज है वो इसलिए होता था क्योंकि कई सारे लोग को, देखो इन सब चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, काउंट करने में मेथड लगता है, टेक्नोलॉजी लगता है। तो देयर शुड बी अ काइंड ऑफ गैप कि एक बार इससे फ्री हो जाएं तो फिर 1 साल के अंदर हम एलिफेंट्स का सारा डेटा कलेक्ट करके दूसरा फिर वो पब्लिश कर देंगे। सो इस बार इन्होंने क्या करा कि एक नया मेथड ईजाद करा कि जो पहले हेड काउंट मेथड से हम करते थे, हेड काउंट मतलब कि एक एक एलिफेंट्स के को गिना जाएगा काउंटिंग करके, उनके जो सर हैं लिटरली उनके हेड्स को काउंट करा जाएगा। हमारे साइड में कई बार बोलते हैं कि इतने मूड़ी हैं, मतलब मूड़ी मतलब समझते हो आप, सर,
मुंडी हैं इसको बोलते हैं, जितने मुंडी हैं, तो वही हेड मतलब मुंडी बोलते हैं इसको सिंपली मैं बोलूँ तो, कि वो गिनते हैं कि इतने सारे एलिफेंट्स की सर हमें दिख रहे हैं, तो इतने सारे एलिफेंट्स इंडिया में हैं। सो हेड काउंट मेथड का यूज़ किया जाता था एलिफेंट के लिए। इस बार ज्वाइंट सर्वे करेंगे। ज्वाइंट सर्वे में देखा जाएगा कि जो डीएनए एनालिसिस करने वाले हैं वो, कि दोनों को, वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो टाइगर जो हैं वो कैमरा ट्रैप मेथड से यूज किए जाते हैं, उनके स्ट्रिप्स से, उनके ऊपर कैमराज से चेक किया जाता है, क्योंकि टाइगर्स को रिकॉग्नाइज करना आसान है, क्योंकि टाइगर्स के नंबर कम हैं और छिटपुट मिल जाते हैं। लेकिन एलिफेंट जो होते हैं वो हुंड में चलते हैं, मतलब वो आपको पूरे के पूरे झुंड में चलेंगे, वो आप ऐसे नहीं कि आप एक बार में पूरा कैमरा ट्रैप करके उनको पकड़ लोगे। सो कैमरा ट्रैपिंग मेथड टाइगर्स को रिकॉग्नाइज करने का है। पर इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने सोचा कि एक डीएनए एनालिसिस ऑफ दियर डंग ड्रॉपिंग्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, उनके जो गोबर होंगे, उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे, उसका डीएनए एनालिसिस करके पता कर लेंगे, क्योंकि सारे जानवर का डीएनए अलग होगा, तो आपको ये उससे पता चल जाएगा कि हाँ इतने सारे जानवर, इतने सारे डीएनए मुझे मिले, तो इतने सारे एलिफेंट्स हैं। उसी तरीके का सेम टेक्निक अगर पॉसिबल हो पाया तो एलिफेंट टाइगर्स के साथ भी यूज करके ओवरऑल ये होगा कि एक जॉइंट सर्वे में पता कर लिया जाएगा, बेसिस ऑफ व्हाट, डीएनए ऑफ डंग ड्रॉपिंग्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो ओवरऑल समझ में आ गया कि क्या था, करंट अफेयर्स क्या था और हेड काउंट मेथड किसके लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू नीति आयोग सीईओ इन द मंथ ऑफ जून 2022। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बता ही नहीं सकता मैं आपको। जून 2022 में नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया। काफ़ी समय से अमिताभ कांत जी थे, उनको उनके टर्मिनेशन के बाद उनके ऑफिशियल ड्यूटी खत्म हो गई, तो उसके बाद किसे अपॉइंट किया गया है। आपके ऑप्शन हैं दिनकर गुप्ता, रुचिरा कंबोज, परमेश्वरम अय्यर, तपन देका। जिन्होंने मेरा ये यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स को फॉलो कर रखा होगा, या फिर जिन्होंने बीपीएससी फेयरवेल को फॉलो कर रखा होगा, उन्हें पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे तो आपको सबको पता होगा, मोस्टली कहीं ना कहीं से आपने सुन लिया होगा, पर ये जो 2 चैनल्स हैं ना, जिसके मैं आपको ज्वाइन करने कहता हूँ डेली, यहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट कटआउट्स मिल जाएंगे। जैसे ही मुझे कोई इंपॉर्टेंट कटआउट कहीं दिखता है, मैं उसे तुरंत पिन करता हूँ अपने ट्विटर प्रोफाइल पे। आपको तुरंत यूपीएससी स्क्रीनशॉट को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको एट ए टाइम तुरंत ही सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर परमेश्वरम अय्यर जी का अनाउंसमेंट हुआ, उसी समय मैं उनको तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर प्रोफाइल पे डाल देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ट्विटर प्रोफाइल चैनल एंड ज्वाइन बीपीएससी फेयरवेल। और बीपीएससी फेयरवेल का एक लिंक मैं आज आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में रहेगा, जहाँ आप 4 बजे लाइव आ रहा हूँ, तो अपने आपको ये बताया जा सकता है, वहाँ पे बताया जाएगा कि 67 बीपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाली है वापस से, क्योंकि एक प्रीलिम्स हो गई, अब उसमें जो क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर पाए नहीं कर पाए, क्या खामियाँ थी, वो आपने रिकॉग्नाइज करा कि नहीं करा। सो देयर विल बी अ लाइव सेशन ऑन बीपीएससी फेयरवेल एट 4 PM, जहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। सो यू विल बी गाइडेड बाई अस, जो हम लोग मिलकर उस चैनल को चलाते हैं। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के ऊपर फोकस किया जाए, कौन कौन से सेक्शंस को ज़्यादा फोकस किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी वहाँ पे लाइव आने वाली है। सो आप प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, सीईओ का नया, मतलब नीति आयोग का नया सीईओ किसे अपॉइंट किया गया। द राइट आंसर इज परमेश्वरम अय्यर। देखिए परमेश्वरम अय्यर जी को नया सीईओ अपॉइंट किया गया है, जो फॉर्मर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सेक्रेटरी थे, उनको ज्वाइन किया, उन्हें नीति आयोग का सीईओ अपॉइंट किया गया है। और इन्हें स्वच्छ भारत मिशन जो है ना, उसका लिटरली मतलब रॉक बोला जाता है, जिन्होंने पूरा का पूरा जो बेस था ना, इन्होंने तैयार करा था, और बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत हेल्प करा था। तो ही इज़ कंसिडर्ड बेडरॉक ऑफ व्हाट, स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हमेशा से। सो जो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, परमेश्वरम अय्यर। अब इसमें जो ऑप्शंस है ना दे रखे हैं मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में भारत की नई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाई गई हैं। दिनकर गुप्ता एनआईए के चीफ बनाए गए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके चीफ बनाए गए हैं। और तपन देका आईबी के नए चीफ बनाए गए हैं। सबके कटआउट्स यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने। दिनकर गुप्ता अपॉइंटेड एनआईए चीफ, तपन देका इज न्यू आईबी चीफ, एंड रॉ के जो हेड एंड सामंत गोयल, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। सो दिस वाज द करंट वीडियो, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तीनों के तीनों अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं एक वीडियो बना दूंगा रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, लेकिन एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं बीके सक्सेना नए बनाए गए हैं दिल्ली के, वो भी आपको पता होना चाहिए। चेंज हो गए अभी, लेफ्टिनेंट अनिल बैजाल जी थे पहले, उनको उनके जगह से इन्हें अपॉइंट किया गया है। सो और एक यूनाइटेड नेशन में जो सेक्रेटरी है आरती प्रभाकर, उनको अपॉइंट किया गया है। यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट, जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, उनका जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं वो भारतीय मूल की हैं, आरती प्रभाकर, उनको भी अपॉइंटमेंट किया गया। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सबको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये भी आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि रीम नेवल बेस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में बहुत ज़्यादा है।
कि जो रीम नेवल बेस है वो किस देश में लोकेटेड है। आपके ऑप्शन हैं वियतनाम, कंबोडिया, ओमान, थाईलैंड। वियतनाम, कंबोडिया, ओमान, थाईलैंड। अब वीडियो पॉज करिए, जवाब दीजिए। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। द राइट आंसर इज कंबोडिया। अब ये न्यूज़ में क्यों है वो देखिए। कंबोडिया ने और चाइना ने एक प्रोजेक्ट मिलकर स्टार्ट करा है रीम नेवल बेस पे, जहाँ पे कंबोडिया के जो पोर्ट्स हैं उसको फंड कर रही है चाइना, उसको मैन्युफैक्चर कर रही है चाइना, बना रही है, बिल्ड कर रही है। तो इससे यूएसए, भारत और भी जो छोटे मोटे देश हैं जैसे वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्रिएट करा है कि इससे आप एक नया मिलिट्री बेस बन जाएगा इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि जिबूती में ऑलरेडी एक इंडियन ओशन में है ही इसका क्या नाम है चाइना का बेस। एक वापस आप गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास दे दोगे रीम नेवल बेस कंबोडिया में जो है। सो कंबोडिया ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कंबोडिया की जो कैपिटल है फोनोम फेह, उन्होंने डायरेक्ट इस चीज़ को डिनाई करा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम कुछ भी नहीं ऐसा कोई इन्हें दे रहे हैं अपना बेस, बस दे आर बिल्डिंग सो दैट दे कुड मैन्युफैक्चर, और एक तरीके का हम वहाँ पे वो खुद डॉकिंग नहीं कर सकते कभी, ऐसा कहा है कंबोडिया की गवर्नमेंट। अभी ये कितना सही है क्या गलत है अभी तो नहीं कह सकता, अभी तो समय ही बताएगा। पर आपको भी पता है जो डेट ट्रैप चल रही है चाइना की, उसमें कोई भी इजीली फंस जा रहा है। बांग्लादेश का नहीं, श्रीलंका का हाल देख लो आप क्या है ना। कुछ समय के लिए नेपाल का भी हाल यही हो गया था। सो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि रीम नेवल बेस कहाँ है, कंबोडिया में, गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास, साउथ चाइना से इसके एडजेसेंट में है। जैसा कि आपको इस मैप में भी दिख जाएगा। कंबोडिया एक लैंडलॉक कंट्री है, नहीं लैंडलॉक कंट्री नहीं है, उसका प्रॉपर सी है गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ, साउथ चाइना सी में जो साउथ चाइना सी है उसमें निकलती है ये चीज़। थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लाओस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वियतनाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ये क्या था, इंडो चाइना का पार्ट था, ठीक है। फ्रांस का जो टेरिटरी हुआ करता था सब तब, जिसके भी इंडो वियतनाम बार पढ़ा होगा आपने, तब की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स, इसमें से किस ग्रुपिंग का भारत पार्ट नहीं है। MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, पहला ऑप्शन। वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। MTCR, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया। द राइट आंसर इज NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। देखिए भारत बहुत समय से NSG का पार्ट बनना चाह रहा है, पर चाइना ब्लॉक कर दे रहा है हमेशा से, क्योंकि चाइना इज अ पार्ट ऑफ NSG और कंसेंसस पे बेस्ड है। NSG का मेंबरशिप आपको चाहिए तो सबकी सहमति होनी बहुत जरूरी। कोई एक भी अगर ब्लॉक कर देता है आपका तो आपकी मेंबरशिप नहीं हो पाएगी। भारत इसके अलावा MTCR और वासेनार अरेंजमेंट, असगवात एग्रीमेंट और जो भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, सब ये सारी की सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, कैसे शेयरिंग करना है टेक्नोलॉजी का, इस सबसे रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ें हैं। चारों पांचों जो भी आपको मैंने अभी नाम लिया, सारे के सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी रेजिम से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इन चारों को तो भारत ने ज्वाइन कर रखा है, असगवात एग्रीमेंट, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR। बस NSG को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो उसमें चाइना कहता है कि आपने पहले NPT साइन नहीं कर रखा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसको आपने साइन नहीं कर रखा है। सो इस वजह से आप जो है NSG का मेंबर नहीं बन सकते। NPT क्या है, सारी चीज़ें क्या, वो इन डेप्थ में आपको कभी और बता दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज द करेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हु इज कंसिडर्ड एज ए चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। भारत के यूनिवर्सिटीज़ में हु इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट रन गवर्नर, हु इज कंसिडर्ड एज चांसलर ऑफ अ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। आपके ऑप्शन हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला है मैंने, भारत का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बोल रहा। स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर किसे माना जाता है यूजुअली, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, एक्ट नहीं बना पड़ा है कि आपको गवर्नर को ही रखना है। एक ऐसी प्रावधान चली आ रही है काफ़ी लंबे समय से, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट अपना अपना पास करते हैं, वहाँ से फिर वो गवर्नर को एज अ चांसलर नियुक्त करते हैं स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ में। बिकॉज सेंट्रल रन यूनिवर्सिटी में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। क्यों इसलिए होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो इसलिए बनाया गया था, काफ़ी समय से चला रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी यही चीज़ बोली थी कि एक पॉलिटिकल नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। पर अभी न्यूज़ में क्यों है, वेस्ट बंगाल सरकार ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है जहाँ पे उन्होंने जो गवर्नर है वहाँ का, गवर्नर से पावर छीनकर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल में वेस्ट कर दिया है। मतलब अब नाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी कंसिडर्ड एज चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज इन वेस्ट बंगाल। सेम रेजोल्यूशन आपको पास किया जा रहा है, तमिलनाडु में इस तरह के ऑब्जर्वेशंस पास की जा रही है, दूसरे स्टेट्स में भी, केरला में भी बातचीत चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन उठ कर आता है कि अब स्टेट रन यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल के चांसलर कौन है, तो आंसर होगा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं फिलहाल के लिए वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे। इंडिया इन जून म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विथ विच एशियन कंट्री। इंडिया इन 2022 हैज साइंड अ म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विथ विच एशियन कंट्री। भारत ने किस एशियन कंट्री के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करा है। आपके ऑप्शन हैं वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान।
वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान। द राइट आंसर इज़ वियतनाम। देखिए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी वियतनाम गए थे, वहाँ पे इन्होंने वियतनाम के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। अभी होता क्या है, होता कुछ नहीं, अगर मान लो भारत के सीप हैं, नेवल सीप हैं, या फिर कोई सीप है, अगर वो स्टेट ऑफ मलक्का को पास करता हुआ वियतनाम के थ्रू, साउथ चाइना सी के थ्रू अगर मान लो रसिया को जा रहा है, जापान को जा रहा है, या किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना जा रहा है, तो अगर उनको मान लो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की टेक्निकल रिक्वायरमेंट इमरजेंसी में पड़ जाती है, तो वो वियतनाम के पोर्ट्स पे डॉक कर सकते हैं, वियतनाम के पोर्ट्स पे स्टे कर सकते हैं, जहाँ पे उनको टेक्निकल सपोर्ट और फ्यूल वगैरह की रिफ्यूलिंग वगैरह सपोर्ट की जाएगी। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, वियतनाम के शिप्स भी चाहें तो भारत में इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। भारत ने ऐसा पहले एशियन कंट्री के साथ साइन कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, सिंगापुर के साथ कर रखा है हमने, साउथ कोरिया के साथ कर रखा है हमने, जापान के साथ कर रखा है हमने। तो भारत की इस तरह के जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो कितने देशों के साथ है? सारे क्वाड कंट्री में कौन कौन से आ जाते हैं? भारत, जापान, क्या नाम है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, हमने इन सब के साथ कर रखा है। इसके अलावा हमने फ्रांस के साथ कर रखा है, सिंगापुर के साथ कर रखा है, साउथ कोरिया के साथ कर रखा है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और यूएसए के साथ तो आपने पता होगा, लेमो हमने साइन करा था 2016 में, क्यों हुआ ये भी पता चल गया आपको, करंट अफेयर्स क्या है वो भी पता है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टैटिक जीके का है कि विच सी इज कंसीडर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड सी, दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड सी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, कारा सी। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, कारा सी। आई होप आंसर कर दिया आपने। राइट आंसर इज कैस्पियन सी। देखिए कैस्पियन सी को लेक भी बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड सी है ये, कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये अपने आप में मतलब एक तरीके का एकमात्र ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है, लिटरली बोलूँ लैंड लॉक्ड सी है ये, अपने आप में है तो सी पर लैंड लॉक्ड सी है। जैसे एरल सी भी है पर वो तो अब ड्राई हो चुका, तो कैस्पियन सी एक लेक माना जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से खुद भी देशों से घिरा हुआ है। 5 देश हैं, कितार बोलते हैं, एक टेक्निक है कितार, कैसे कजाकिस्तान, आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आर से रसिया, एंड ए से अजरबैजान है। 5 देश हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं कैस्पियन सी के साथ। 2017-18 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि कैस्पियन सी से आपका पता है कैस्पियन सी एग्रीमेंट हुआ था, और वैसे भी कैस्पियन सी न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ रसिया, है ना। Question number 9 and the last question of today is that PM Narendra Modi has recently inaugurated the headquarters of National Space Promotion and Authorization Center in which of the following city? रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भारत के किस शहर में जो नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर है उसका हेडक्वार्टर का इन्होंने इनॉग्रेशन करा है। नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर एक हमारी बॉडी है जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। इसका हेडक्वार्टर प्रधानमंत्री ने कहाँ पे इनॉग्रेट करा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कम करंट अफेयर्स के क्विज में आपको क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने खुद को ढूंढना पड़ा ये चीज़ काफ़ी। सो द ऑप्शंस आर अहमदाबाद, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, अंबिकापुर। द राइट आंसर इज अहमदाबाद। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी अभी गुजरात दौरे पे हैं, इलेक्शन भी गुजरात में, तो इस वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का लॉन्चिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला आने वाले दौर में। तो गुजरात में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द हेड क्वार्टर्स ऑफ द नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर विच हैज़ बीन सेटअप टू प्रमोट प्राइवेट स्पेस सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया आपको करंट अफेयर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएसई एंड कम सून। आज आपको लाइव मिल जाएगा बीपीएससी फेयरवेल पर, आप ज्वाइन करिए, यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स को शेयर करिए, उसको ज्वाइन करिए ट्विटर पे, और इन पीडीएफ्स को अगर देखना है तो आपको बीपीएससी फेयरवेल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे भी मैं कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।